आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। आखिर सच साबित हुआ शेख हसीना का ये बड़ा डर। कौन है वो व्हाइट मैन जिससे मिला था ऑफर? बांग्लादेश में हिंसा और तख्ता पलट से 4 सबक जरूर सीख सकता है भारत। पी और ए में उलझा अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला। डीएनए टेस्ट की मांग बढ़ा रही सियासी चुनौती। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली एचसी ने क्या कहा? वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास भरभरा कर गिरे 2 मकान, दब गए इतने लोग। इजराइल पर हमला कर सकता है हिजबुल्लाह। अमेरिका ने G7 देशों से बात की। इजराइल से युद्ध का डर, ईरान की उड़ी नींद। रूस से मांगा महाशक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दिन के ऊपरी स्तर से 1259 अंक गिरा सेंसेक्स, 166 अंक नीचे 78,593 के स्तर पर बंद। आसिम रियाज से ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद दुल्हन बनी हिमांशी खुराना। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है लेकिन सिस्टम से हार गई थी। बांग्लादेश इस वक्त अशांति के दौर से गुजर रहा है। आरक्षण को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल हो गया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अपना मुल्क छोड़ दिया है। बांग्लादेश में इस साल हुए चुनाव में जीत हासिल कर शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री की कमान संभाल रही थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद से ही वो लगातार मुश्किलों में घिरी रहीं। पहले चुनाव में धांधली का आरोप लगा। इसके बाद आरक्षण को लेकर महीने भर छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते रहे और आखिरकार शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों के सामने खुद को सरेंडर करते हुए शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। हालत इस कदर बिगड़े कि उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना 15 सालों से काबिज थीं। शेख हसीना सोमवार शाम भारत पहुंची। शेख हसीना ने जिन हालातों में अपना मुल्क छोड़ा उसके लिए विदेशी दखल का भी दावा किया जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2 महीने पहले मई में शेख हसीना ने दावा किया था कि उनके ऊपर विदेश से दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने खुलकर कहा था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए साजिशें रची जा रही थी और उनके पिता और स्वतंत्रता नायक शेख मुजीबुर रहमान की तरह ही उनकी भी हत्या की जा सकती है। भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के देशों की तुलना में बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि की तुलना में राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक प्रगति आदि के दृष्टिकोण से यह देश अपने पड़ोसियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन रहा था। लेकिन बांग्लादेश को नजर लग गई। इस देश में चीजें देखते ही देखते इतनी बिगड़ गई कि बांग्लादेश की वर्षों की मेहनत से बनाई गई छवि 24 घंटे में बर्बाद हो गई। आज भारत का आम आदमी भी बांग्लादेश की स्थिति को देखकर यही सोच रहा है कि किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए भारत सरकार ने जो हाईवे ब्लॉक करने के लिए मोटी कीलें लगाई थी, बड़े बड़े कंटेनर रखे थे, वो कितने जरूरी थे। बांग्लादेश लगातार आर्थिक प्रगति कर रहा था। पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया से भी बेहतर वहां की सरकार काम कर रही थी। पर जनता कब किसके बहकावे में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया ने एनडीए के मुकाबले पीडीए नारा दिया। इसी नारे को राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने भी आत्मसात किया। साथ ही चुनाव के दौरान पिछड़ा, अल्पसंख्यक और मुस्लिमों पर जमकर दांव चला। वहीं अयोध्या रेप केस में सपा इसी दांव पर फंसती नजर आ रही है। वहीं गैंगरेप जघन्य आरोपों में भी खुलकर पीड़िता के पक्ष में स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, बल्कि कार्रवाई पर ही सवाल उठा रही हैं। अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी सपा का नगर अध्यक्ष बताया जा रहा है। वहीं दूसरा आरोपी भी नगर अध्यक्ष के यहाँ काम करता था। दोनों आरोपी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। वहीं नाबालिग पीड़िता पिछड़े वर्ग से है। वहीं गैंगरेप का खुलासा पीड़िता के पेट में दर्द होने पर हुआ। जांच में वह 12 सप्ताह की गर्भवती मिली। उसकी तबीयत बिगड़ने पर केजीएमयू इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। उधर इस जघन्य अपराध पर जहां योगी सरकार पूरे एक्शन में है, बुलडोजर कार्रवाई से लेकर आरोपियों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही लापरवाह पुलिसकर्मी
कर्मियों पर भी एक्शन लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार 5 अगस्त को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के इस तर्क के पीछे कोई दुर्भावना नजर नहीं आती है, जिसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद वह कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि मैग्साय पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने 48 पन्नों के फैसले में कहा, गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृश्य इस तथ्य से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा सके। जैसा कि सीबीआई ने बताया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही एजेंसी उनके खिलाफ जांच में जुटी रही। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के तार पंजाब तक फैले हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पद के कारण और उनके प्रभाव की वजह से महत्वपूर्ण गवाह सामने नहीं आ रहे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह अपने बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मंगलवार सुबह 3 बजे 2 मकान ढह गए। इनके नीचे कई लोग दब गए। ये हादसा वाराणसी के खोया गली चौराहे पर हुआ। यहाँ स्थित 2 मकान ढहे हैं जो लगभग 70 साल से ज्यादा पुराने बताए जा रहे हैं। दोनों की दीवारें एक दूसरे से जुड़ी थी। बताया जा रहा है कि ये मकान पहले से ही जर्जर स्थिति में थे। इसके बावजूद इन घरों में लोग रह रहे थे। इस हादसे में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू करने पहुंची। 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, मगर 43 साल की एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे के वक्त ये सभी लोग सो रहे थे। इस हादसे में महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंच गए हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और इजराइल की रक्षा के लिए नए फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे जा रहे हैं। अमेरिका ने वादा किया है कि वह इजराइल की हिफाजत जरूर करेगा। इस बीच रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ने G7 देशों के विदेश मंत्रियों से मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने पर चर्चा की। अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस मीटिंग में ब्लिंकन ने अपने सहयोगी देशों से कहा कि ईरान हिजबुल्लाह सोमवार को इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग की संभावना के बीच तेहरान ने मॉस्को से महाशक्तिशाली एयर डिफेंस और रडार सिस्टम की मांग की है। माना जा रहा है कि यह S-400 है, जिसे दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। ईरानी मीडिया ने बताया, ईरान ने सोमवार को रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु की यात्रा के बाद रक्षा प्रणालियों का अनुरोध किया था। इस दौरान शोइगु ने कहा कि हम विभिन्न क्षेत्रों में ईरान के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने पिछले सप्ताह तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। सेंसेक्स आज
यानी 6 अगस्त को 166 पॉइंट गिरकर 78,593 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के ऊपरी स्तर इसमें 1259 अंकों की गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी 63 पॉइंट गिरकर 23,992 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा निफ्टी रियल्टी 0.84% चढ़ा। मेटल और आईटी इंडेक्स करीब आधा फीसदी चढ़े। सरकारी बैंक का इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.26% गिरा। ऑटो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी करीब आधा फीसदी गिरा। निफ्टी के 50 शेयरों में से 21 में तेजी और 29 में गिरावट रही। एक्ट्रेस सिंगर हिमांशी खुराना एक्टर मॉडल आसिम रियाज के साथ रिलेशन में थी। हालांकि कुछ साल साथ में रहने के बाद उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। बीते दिनों आसिम रियाज शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आए थे। शो में उनका झगड़ा हो गया था, जिनके बाद उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था। वहीं अब हिमांशी खुराना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो दुल्हन की तरह सजी हुई दिख रही हैं। उन्होंने नथ, मांग टीका, चोकर, नेकलेस और रानी हार से अपना लुक कंप्लीट किया है। उन्होंने चूड़ा और कलीरे भी पहने हुए हैं। इस ब्राइडल लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने इस पोस्ट के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा है, पर उनके वीडियो में बैकग्राउंड में आवाज है, वो जहर देता तो दुनिया की निगाह में आ जाता, तो ये किया कि मुझे वक्त पर दवा नहीं दी। उनका ये लुक देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किसी प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलर विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यूक्रेन के खिलाड़ी ओक्साना लिवाच को 7-5 से करारी शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में एंट्री से पहले विनेश ने जापान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुसाकी को 3-2 से हराया था। विनेश ने अब क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। विनेश की सफलता पर बजरंग पूनिया ने कहा कि ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये दुनिया जीतने वाली है, लेकिन इस देश में सिस्टम से हार गई थी। विनेश फोगाट के ताऊ और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने कहा कि मुझे पहले ही उम्मीद थी कि वह गोल्ड लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले विनेश ने जापान के जिस खिलाड़ी को हराया था, वह अभी तक किसी भी मुकाबले में नहीं हारी थी। महावीर फोगाट ने कहा कि कुश्ती होने से पहले ही मैंने पेरिस में मौजूद भतीजे वीरेंद्र से कहा था कि जापान की खिलाड़ी लेग अटैक करती है और फितला बांधती है, तो विनेश से कह देना कि पहले राउंड में अपना डिफेंस बनाकर रखे और दूसरे राउंड में अटैक करना है।